नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं ट्रिब्यूनल के बंद होने के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ट्रिब्यूनल सीबीएफसी और हाई कोर्ट के बीच में एक ऐसी संस्था होती थी जहां से फिल्मकारों को राहत मिलती थी। इसके बारे में विस्तार से बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें और मुझे मोरल सपोर्ट करें, मेरे साथ चलें, मेरे हमसफ़र बने। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म हुआ फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। भारत सरकार ने विभिन्न शिकायतों को सुनने के लिए ऐसे एपेलेट ट्रिब्यूनल बना रखे हैं हर एक विभाग के। तो सिनेमा के लिए भी एक एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था जिसका गठन 1983 में हुआ था। यह वैसे फिल्मकारों को राहत देता था जो सीबीएफसी के फैसले से असंतुष्ट होते थे और अपनी बातें ले जाकर के वहाँ रखते थे, और फिर वहाँ के जो 5 सदस्य हुआ करते थे ट्रिब्यूनल के, जिसमें एक रिटायर्ड जज और 4 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, इन 5 के फैसले से उनको अमूमन राहत मिल जाती थी। ज़्यादातर मामलों में उनको राहत मिल जाती थी ताकि वे अपनी फिल्मों को समय से प्रदर्शित कर सकें। अभी पिछले 4 अप्रैल को राष्ट्रपति के अध्यादेश से इस ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी फिल्मकार को अगर सीबीएफसी के किसी फैसले से असंतुष्टि होती है तो उसे अपनी शिकायत लेकर सीधे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और देश में न्यायालय की स्थिति आप जानते हैं कि यहाँ फैसले कितनी जल्दी या कितनी देरी से होते हैं। और हाई कोर्ट में अगर कोई फिल्मकार जाता है अपनी फिल्म के बारे में छूट या राहत लेने के लिए, तो सबसे पहले तो उसे वकील की फ़ीस लेनी होगी, फिर तारीख़ लेनी होगी, और फिर जैसा कि हिंदी फिल्मों में कहा जाता है तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़। मुझे याद है मोहल्ला 80 फिल्म ऐसे ही ट्रिब्यूनल के द्वारा नामंजूर कर दी गई थी। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 साल तक यह मामला चला था। आप सभी को याद होगा यह फिल्म रिलीज होने के समय तक इतनी बासी हो चुकी थी और चोरी से इतनी देखी जा चुकी थी कि इस फिल्म का प्रभाव ही खत्म हो गया था। यह चुनौती और यह समस्या आने वाले समय में सभी फिल्मकारों को झेलनी पड़ सकती है जिन्हें सीबीएफसी के फैसले से असंतोष होगा। होता क्या है कि कोई भी फिल्म निर्माता जब फिल्म अपनी पूरी कर लेता है तो वह अपनी फिल्म भेजता है सेंसर होने के लिए, जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं सेंसर होने के लिए। वास्तव में यह प्रमाण पत्र हासिल करना होता है। भारत सरकार के सिनेमेटोग्राफ एक्ट के मुताबिक किसी भी फिल्म को यूए और ए 3 श्रेणियों में विभाजित करके प्रमाण पत्र दिया जाता है। और अगर निर्देशक और निर्माता चाहते हैं कि उनकी श्रेणी बदली जाए तो उसके लिए कुछ कट सुझाए जाते हैं। उस कट के आधार पर अगर वह निर्माता निर्देशक फिर से अपनी फिल्म को संपादित कर उनके पास भेज सकते हैं तो यह फिल्म मंजूर कर ली जाती है और फिर से आ जाती है। लेकिन जो लोग इस कट को सही नहीं मानते हैं और जो लोग असंतुष्ट होते हैं, जो निर्माता असंतुष्ट होते हैं, वे ट्रिब्यूनल में चले जाया करते थे और ट्रिब्यूनल के फैसले से फिर उनको थोड़ी बहुत राहत मिल जाती थी। अतीत में ऐसी अनेकों फिल्में हैं, अनेक फिल्म ऐसी आई हैं। अभी तक ये साइट मौजूद है, वेब पोर्टल मौजूद है, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप वहाँ जाकर देखें, लगभग 100 फैसले, 100 ऑर्डर वहाँ रखे हुए हैं। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रिब्यूनल फिल्मकारों की मदद करता था। पिछले दिनों एक बहुत चर्चित फिल्म रही है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, उसको ट्रिब्यूनल से ही राहत मिली थी। तो अब यह राहत लगभग ख़त्म कर दी गई है और ये अचानक से फैसला लिया गया। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह प्रस्ताव पेश किया कि सारे एपेलेट ट्रिब्यूनल को निरस्त किया जाए, बंद किया जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रपति ने बगैर किसी बहस के, संसद में कोई बहस नहीं हुई, संसद में कोई बात नहीं हुई, विरोधी पार्टियों विपक्ष से कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ और इसे समाप्त कर दिया गया।
अफसोस की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में से चंद फिल्मकार जो ज़्यादा मुखर रहते हैं और ज़्यादा माना जाता है कि वे वर्तमान सरकार के विरोधी ही हैं, उन्होंने ज़रूर इसे नोटिस किया, उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। विशाल भारद्वाज ने तो लिखा कि यह सिनेमा के लिए एक उदास दिन है, लेकिन इस उदासी से ज़्यादातर फिल्मकार गमगीन नहीं नज़र आ रहे हैं, शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा है। एक आध फिल्मकार तो इतना तक आगे आके बोले और उन्होंने बताया कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि यह बहुत प्रभावी नहीं रह गया था। उनके भी बातों में तर्क इसलिए है कि प्रभावी इसलिए नहीं रह गया था कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी संस्थाओं में सारी नियुक्तियां सरकारी होती हैं, और चूंकि सरकार की पसंद का रिटायर्ड जज वहाँ होगा, सरकार की पसंद के 4 सदस्य होंगे, तो अगर सरकार की आपत्ति है और CBFC जो सरकार के इशारे पर चलती है उसकी आपत्ति होगी, तो फिर ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिल सकती है। ये 10 साल पहले ऐसा मुमकिन था। 10 साल पहले ऐसा हो सकता था कि CBFC ने किसी फिल्म पर अंकुश लगा दिया और किसी फिल्म की रिलीज़ की अनुमति नहीं दी, तो आप ट्रिब्यूनल से जाकर उसके खिलाफ विजय हासिल कर सकते थे या कोर्ट में जाकर के कर सकते थे। अभी ट्रिब्यूनल का एक जो साधन था वह बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि फिल्म देखने की वजह से, फिल्मों के दर्शक होने की वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फिल्मकारों पर अभिव्यक्ति के किस प्रकार के संकट घिरते जा रहे हैं, मंडराते जा रहे हैं। वास्तव में इसका सीधा रिश्ता अभिव्यक्ति के संकट से है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने की बात है। वास्तव में होता क्या है कि किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार की ख्वाहिश रहती है कि उसके प्रचार अभियानों को, उसके सिद्धांतों को, उसके राजनीतिक मंतव्यों को फिल्में किसी न किसी प्रकार दर्शाती रहें, या कम से कम फिल्मों में उनके प्रति कोई विरोध जाहिर ना हो, फिल्में उनके खिलाफ न जाएं, और इसके लिए वे अंकुश लगाती रहती हैं। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हो चुका है, जनता पार्टी के सरकार में भी ऐसा हो चुका है, और भाजपा की सरकार में तो ये बहुत खुलेआम हो रहा है। दरअसल आप देखें, पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से केंद्र सरकार और बाकी भाजपा समर्थकों का रवैया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति रहा है, उन्होंने नेपोटिज्म और बाकी आउटसाइडर इनसाइडर के मसले को लेकर के एक वितंडा खड़ा किया। उसमें कुछ ज़रूरी मुद्दे थे, लेकिन उससे ज़्यादा बात ये आ गई कि नफ़रत, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति नफ़रत, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है और यहाँ के फिल्मकार विदेशी इशारों पर काम करते हैं, और इस मामले में वे सफल रहे क्योंकि उनको मीडिया का समर्थन मिला। गोदी मीडिया ने उसका जमकर प्रचार किया। उसकी वजह यह है कि आज फिल्म इंडस्ट्री की वही स्वीकृति नहीं रह गई है जो आज से 2 साल पहले तक थी, और ऊपर से कोविड की महामारी, कोविड ने तो सारे फिल्म का कारोबार ही चौपट कर दिया है। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गहरा संकट है, और इस संकट को सुलझाने, इस संकट को ईज करने के बजाय सरकार उन पर और अंकुश बढ़ाती जा रही है। दरअसल जो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि वर्तमान सरकार को, वर्तमान भाजपा सरकार को फिल्म इंडस्ट्री का सेक्युलर चेहरा पसंद नहीं आता। बहुत नागवार गुजरता है इन्हें। उन्हें लगता है कि जब हमने देश की सभी प्रकार की संस्थाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया है, उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं हमारे कब्जे में आ रही है? क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री को हम अपने हिसाब से चला पा रहे हैं? पिछले 6-7 सालों में शासन में रहने के बावजूद क्यों नहीं भाजपा के नेताओं और दक्षिणपंथी विचारकों पर कोई फिल्म बन पाई? वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी रचना, कोई भी कृति वास्तव में प्रगतिशील होती है। वह प्रतिगामी मूल्यों के साथ जा ही नहीं सकती, रूढ़िवादी मूल्यों के साथ जा ही नहीं सकती। वहाँ रूढ़िवादी विचारों का खंडन होता है, प्रतिगामी विचारों का खंडन होता है, प्रगतिशील मूल्यों की बातें होती हैं। और फिल्म भी अन्य कला माध्यमों की तरह एक प्रगतिशील माध्यम है, और यहाँ पे इसकी सेकुलर छवि बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आती है। यहाँ के फिल्म बिरादरी के सदस्यों में भी वो दिखाई पड़ती है, फिल्मों में भी दिखाई पड़ती है,
इन सब के बावजूद मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई विरोधाभास नहीं है या किसी प्रकार का कोई अंदरूनी दोष नहीं है। दोष है, लेकिन उसका निदान इस तरीके के अंकुश से नहीं होगा। उसको एक लोकतांत्रिक रवैया अपनाना पड़ेगा। उस लोकतांत्रिक रवैये से आउटसाइडर इनसाइडर का मसला हो, या फिर नेपोटिज्म का मसला हो, या फेवरेटिज्म का मसला हो, इनको सुलझाया जा सकता है और बहुत हद तक ये कोशिश भी की जाती है। यह ठीक है कि फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइडर आउटसाइडर से हमेशा खौफ खाते हैं, डरे रहते हैं, उनकी प्रतिभाओं से डरे रहते हैं, उनके नए विचारों से डरे रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि एक कोकून बना करके ये अपने को बचा लें। ये हर क्षेत्र में होता है, साहित्य में भी होता है, संस्कृति के क्षेत्र में होता है, कला नाटक और हर क्षेत्र में होता है, फिल्म में भी होता है। फिल्म चूँकि ज़्यादा प्रचारित माध्यम है और इसकी बातें सब जगह आसानी से पहुंच जाती हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा गंभीरता से लोग सोचते हैं और विचार करते हैं और ज़्यादा दर्शकों को, देश के ज़्यादा नागरिकों को यह प्रभावित करता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ट्रिब्यूनल की बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके खात्मे से, इसकी समाप्ति से कितना बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का हुआ है और आप हम जैसे दर्शकों का हुआ है। क्योंकि अब अंदर की बात बताऊं कि अब फिल्मकार अपनी फिल्मों के निर्माण के पहले ही उसके कथ्य को लेकर विचार करते हैं, उसके नैरेटिव को लेकर विचार करते हैं। उन्हें कहीं भी थोड़ी भी आशंका होती है कि इस पर कोई विवाद हो सकता है या फिल्म पछड़े में फंस सकती है, तो इस फिल्म को निरस्त कर देते हैं, बनाते ही नहीं है। साहस ही खत्म हो गया है, साहस तोड़ दिया गया है फिल्म इंडस्ट्री का। यह बहुत ही प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न तरीके से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 सालों में जो फिल्में आएंगी वो किसी प्रकार से इतनी मुखर होंगी या आम नागरिक, आम दर्शकों की आवाज़ को उठा पाएंगी जैसे कि वे पहले कर लेती थी। बातें और भी हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इस पर अब अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर रखें और हम इस बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के आप मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें और मेरे मोरल सपोर्टर बने, मेरे साथ चलें।